आज का जो हमारा हिस्ट्री में जो टॉपिक रहेगा वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब सबसे पहले जो सवाल उठता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते किसे? राष्ट्रीय आंदोलन का मेन अर्थ क्या है? आखिर राष्ट्रीय आंदोलन की भावना कैसे जागृत होती है? तो इसके लिए भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो भावना जागृत हुई थी वो ब्रिटिश कंपनी का भारत में आगमन, यानी जो ब्रिटिश कंपनी आई थी वो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी का यहाँ भारत में आगमन। ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश कंपनी 1600 ईस्वी में। लेकिन धीरे धीरे कंपनी भारत में जो आई थी उसका मेन जो उद्देश्य था वो व्यापार करना, लेकिन धीरे धीरे वो भारत की राजनीति में उलझने लगी और उसने यहाँ पर आकर जो है दो ऐसे युद्ध किए जिससे अंग्रेजों की जो जड़ थी वो जमने लगी। वो पहला युद्ध था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ये 1757 में हुआ। दूसरा जो था वो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बक्सर का युद्ध ये भी अंग्रेजों की नींद को जमाने का दूसरा युद्ध था 1764 में। तो यहां से जो है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की जो भावना है वो पैदा हो जाते हैं। यानी राष्ट्रीय आंदोलन यानी राष्ट्र के प्रति एकाग्र होना, यानी राष्ट्र के प्रति जो है अपनी भावनाओं को संजोए रखना, यानी कोई दूसरी शक्ति को मिलकर हटाना, उसे राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में जो अपनी आधारभूत जो संरचनाएं स्थापित थी और धीरे धीरे उसने कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म स्थापित कर दिया था, तो इस प्रकार से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की भावना पैदा। अब दूसरी चीज यहां से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? ये 1878 में देखिए अंदर का बैठ आएगा 1878 में देखिए इस प्रकार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा देगा, यानी समाचारों पर रोक लगा देगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इलवर्ट बिल जो 1883 में आया, ये भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का ही कार्य, क्योंकि इससे राष्ट्र की भावना पैदा हुई लोगों के अंदर। क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाचार पत्रों पर रोक लगा था। जो समाचार पत्र जो थे भारत में निकाले जाते थे, समाचार पत्र रोक लगा दिया गया। दूसरा, अगर कोई संपर्क अंग्रेजों की परमिशन के अगर समाचार पत्र निकालता तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाए, इसलिए कोई भी ये कार्य नहीं करता। दूसरा, ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से भी ये है। ऐसे इलवर्ट बिल 1883 में इलवर्ट एक न्यायाधीश थे। इलवर्ट इनके नाम पर एक कानून बनाया गया जिसका मेन उद्देश्य था कि भारतीयों को यूरोपियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया गया। इसके अंतर्गत इलवर्ट बिल, ये न्यायाधीश थे, इन्होंने कानून बनाया। लॉर्ड रिपन ने ऐसा अधिकार दिया कि जिससे जो है उनको जो है कानून बनाने का अधिकार दे दिया। लेकिन इससे अंग्रेज मतलब अपोज करने लगे, विरोध करने लगे कि भाई किसी भारतीय को जो हमारे दास रहे हैं, गुलाम रहे हैं, और उनको अधिकार देना ये गलत है। इसलिए उनसे जबरदस्ती उनसे त्याग पत्र दिलवा दिया। यानी रिपन ने बनाया था ये, रिपन, लॉर्ड रिपन। तो इस प्रकार से ये भी उसके कारण था। दूसरा, कांग्रेस की स्थापना 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना हुई, ये भी राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में मानी जाती है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो अंग्रेजों ने की थी उसका एक मकसद था उनका, क्योंकि उस समय भारत में एक
पहाड़ टूटने वाला था, ज्वालामुखी पैदा होने वाली थी। इससे अंग्रेजों को लग रहा था हम कुछ दिन के मेहमान हैं, यहाँ से जा सकते हैं। इसलिए कोई ना कोई ऐसा खेल खेलना चाहिए जिससे कि भारतीय उसमें लगे रहें और हम अपना जो कार्य पूरा कर सकें। तो इसलिए कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम ये ब्रिटिश सेवानिवृत्त था। ए.ओ. ह्यूम ये, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, 1885 में इसको स्थापित किया और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के इशारे पर की गई थी। यानी इसका जो मेन था ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसने स्टार्टिंग में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की, लेकिन धीरे धीरे ये भारतीयों से अलग होती गई। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अलग होने लगी और इसका मुखौटा जो है अलग प्रकार का होने लगा। ये भी भारतीयों से द्वेष करने लगी। इसी प्रकार से अंग्रेजों ने इससे और एक उसमें खोज में एक मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। मुस्लिम लीग 1906 ये ढाका में की गई थी। ढाका और ये सलीमुल्लाह खान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ढाका में। इसका मेन पर्पज ये था कि भारतीयों के अंतर्गत फूट डलवाना। यानी उन्होंने जो लॉर्ड मिंटो ने ये कहा कि भारतीयों ने तो कांग्रेस की स्थापना कर ली जो हिंदू हैं, आप भी कोई ऐसी पार्टी बनाइए। इसलिए उनको भड़का दिया हिंदुओं को, और उन्होंने भी मुसलमानों के लिए एक नई पार्टी का गठन करवा दिया, ये ढाका में सलीमुल्लाह खां के लिए। इस प्रकार से यहाँ से जो है राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि और तंगली तैयार हो गया। दूसरी चीज गांधी जी का उस समय ये दक्षिण अफ्रीका से आगमन होता है, जब वहां से आते हैं। ये अंग्रेजी व्यापारी का, गुजरात के अंग्रेजी व्यापारी अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए अफ्रीका गए। जब वहां से वापस आए तो यहाँ उन्होंने देखा कि राजनीति में क्या घमासान चल रहा है। तो इन्होंने सबसे पहले 1916 की लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। गांधी 1916 के लखनऊ अधिवेशन। ये लखनऊ अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? लखनऊ अधिवेशन है ये कांग्रेस के जो दो पार्ट थे, गरम दल नरम दल एक हो गए दोनों 16 में लखनऊ समझौते में। लखनऊ समझौते में जो नरम दल गरम दल एक हो गए थे, नरम दल और गरम दल। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकता स्थापित हो गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकता स्थापित, लीग में एकता स्थापित। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार गांधी जी का एंट्री होती है। और उन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह किया। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? चंपारण में 1917। यहाँ क्या था? 1957 में क्या था? यहाँ पर नील की खेती जबरदस्ती भारतीयों से कराई जाती है। नील की खेती जबरदस्ती कराई जाती। तो ये चंपारण आंदोलन जो 1917 में इसलिए हुआ, लेकिन गांधी जी को यहाँ बुलाया गया और गांधी जी ने ये सत्याग्रह सफल कराया। ब्रजेश किशोर, रामचंद्र शुक्ल, अनुग्रह नारायण, इन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया और वहां पर जाकर उन्होंने अनशन प्रारंभ किया। और इस प्रकार से जो अंग्रेज थे उनकी बात को मान गए और उनका उन्होंने टैक्स कम कर दिया और ये खेती बंद करवा दी। तो इस प्रकार से गांधी जी की यहाँ एंट्री हो जाती है।
दूसरा उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, उसका जो मूवमेंट का जो नाम था वो था अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन आंदोलन 1918 में। ये यहाँ पर जो है मिल मालिक जो उनका शोषण करते थे, जो मजदूरों का, और उनकी जो बोनस था, उनका फंड था, दैनिक वेतन भत्ता, वो भी बहुत कम था। इसलिए वो उसको इंक्रीज करने के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन जितने भी अंग्रेज थे उन्होंने नहीं सुना मिल मालिकों ने। लेकिन फिर गांधी जी को बनाया तो गांधी ने पहली बार यहाँ पर भूख हड़ताल प्रारंभ की, अहमदाबाद में पहली बार भूख हड़ताल। तो इस प्रकार से उन्होंने उनका वेतन और इस बढ़ा दिया, भत्ते बढ़ा दिए थे, और सेवा की शर्तें भी फिक्स कर दी थी। तो इस प्रकार से ये भी उनका सफल हुआ। तीसरा था खेड़ा आंदोलन। ये भी 1918 में था, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन 1918। यहाँ पर किसानों के सूखा पड़ गई थी उस समय और फसल नहीं हो पाई थी, जिसके कारण वो टैक्स देने में अक्षम थे। इसलिए उन्होंने गुजारिश की कि हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने उनसे जबरदस्ती की। इस प्रकार से यहाँ के जो किसानों ने गांधी जी को इनवाइट किया, और जिसमें जो सरदार पटेल थे वो भी उनके साथ थे। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको भी उनका माफ करवा दिया।